चलो बच्चों, आगे वाली बात सुनो। हम ये कहेंगे बेटा कि सेल जो थी, इसकी खोज का जो श्रेय था, जिन जिन लोगों को चला गया उन सब चीजों के बारे में अपन ने बता दिया। इसके अलावा खोज के अंदर हम ये कहेंगे कि जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो अगली खोज जो है वो केंद्रक की आती है। किसकी आती है? केंद्रक की। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप ये कहोगे कि रॉबर्ट जो ब्राउन है ना सर, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। उन्होंने केंद्रक के बारे में बताया। जब सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमें पता चल गया तो उस जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसके बारे में इन्होंने अपने से कंसल्ट किया और बताया। देखो बेटा, हम यहां सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ एक आंकड़े जो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, मैं ये नहीं कह रहा कि सर हमारे यहाँ बायो के अंदर ही पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सर आप हमें ये बताओ कि अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें कितना होता है? 10 की पावर 10 वाला। लेकिन हमें अगर म्यू एम की बात की जाए तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो बेटा आपको याद रखना है 10 की पावर ये माइक्रोमीटर की अगर बात कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि 0.0001 4 डिजिट आप आगे लाके पॉइंट लगा दो और म्यू एम लिख दो। ये कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन देखा था, इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा अगर डिजिट वाला क्वेश्चन आए, मैं ये नहीं कहता कि हमारे बायो में आएगा, मैं ये कहता हूं कि अगर बायो के अलावा केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर भी आए तो वो सही कर लेना कि यहाँ अगर एंगस्ट्रॉम को वो चेंज करवा ले आपसे म्यू एम से, तो आप ये कहोगे कि म्यू एम को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से। बेटा ये इसलिए है क्योंकि हम आगे वाले कॉन्सेप्ट में सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे, और जब सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां कुछ चीजें हैं वो काम आएगी। जैसे हमने कहा कि सर हम सेल की साइज अभी स्टार्ट कर ही लेते हैं कि सेल साइज की बात करो मास्टर। देखो हर एक सेल जो है ना वो अपने आकार और रूप के कारण भी अलग है। जैसे मैं अगर बात करूं बैक्टीरिया जो है हमारे पास, कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं? तो आपने कहा कि सर बैक्टीरिया, अगर मैं मोनेरा ग्रुप की बात करूंगा तो मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो बैक्टीरिया हमने कहा कि सर गोलाकार भी हो सकते हैं, हमने कहा सर ये छड़ाकार भी हो सकते हैं, ये कोमाकार भी हो सकते हैं, और ये सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। ये इनका आकार है बेटा। अच्छा कौन सी कोशिका पाई जाती है ये भी मैं यही बता देता हूं बेटा। मोनेरा जो ग्रुप है, चूंकि ग्रुप में पहला ही सदस्य है और पहले सदस्य से हम ये कहेंगे कि हमारी जो कोशिका है वो अभी मेच्योर नहीं हुई है, प्री मेच्योर है, या हम ये कहेंगे प्रिमिटिव सेल है। उसके लिए हमारे पास में ये मोनेरा ग्रुप जो है उसकी बात जब भी हम करते हैं तो मोनेरा ग्रुप के पास में प्री मेच्योर सेल है, और हमने कहा प्री मेच्योर सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आती है। तो मैं आपको बता दूं कि मोनेरा ग्रुप में पूरे में ही हम कौन सी कोशिका को इस्तेमाल करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि सर जितने भी जो बैक्टीरिया हैं मास्टर, जितने भी जो बैक्टीरिया हैं सब कैसे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं, और सबके सब क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। सबके सब अगर प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं तो इनके अंदर सिर्फ कोशिकाओं की क्या है? आकार और आकृति में चेंज है। चलो आगे वाली बात करते हैं। हमने कहा है कि सर सेल साइज की बात कर लेते हैं। सबसे जो छोटी साइज है, आप तो जानते हो कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है? सबसे छोटे वाले हैं। अब बैक्टीरिया वाले ग्रुप में एक आता है माइकोप्लाज्मा।
हमारी एनसीईआरटी ने माइकोप्लाज्मा को मोनेरा ग्रुप में रखा है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है बेटा। अगर मोनेरा ग्रुप के अंदर माइकोप्लाज्मा को रखा है तो आपकी किताब ने ये भी कहा है कि माइकोप्लाज्मा की जो साइज है ना मास्टर, वो 0.1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन हम स्पेसिफिक माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं। एक माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल देख लेते हैं कि सर हमारे पास में एक माइकोप्लाज्मा है, कौन सा है वो? मुझे जहां तक याद है, हो सकता है कुछ इधर उधर भी हो जाए। माइकोप्लाज्मा लेडलावी जो है उसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 0.3 माइक्रोमीटर की उसकी साइज होती है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां पे, बट फिर भी एक जो किताब कहती है पीपीएलओ, बेटा सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हमें कहा जाए कि पीपीएलओ यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया सम जीव या लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बात करते हैं। हायर बुक की माने तो यहां बैक्टीरिया और ये सब जीवाणु वगैरह सब हैं, इनका जो शेप है वो 15 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। ये हायर बुक की अगर बात माने, एनसीईआरटी नहीं कहती, लेकिन एनसीईआरटी की माननी है तो इसका कुछ एक साइज दे के रखा है। एनसीईआरटी की माने तो वो तो ये भी कहता है कि सर जो शायद यूनिसेलुलर जो है ना, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो उसकी साइज भी उस समय शायद 15 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर हो सकती है, ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका जो है, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अरे भाई शुतुरमुर्ग के अंडे की बात कर रहे हैं, और लगभग कितना 15 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है बेटा। कितना व्यास होता है? 15 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। यहां कुछ आंकड़े दिए हुए हैं बेटा, आंकड़ों पे नहीं जाना, ये इधर उधर भी हो सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे याद करने हैं जहां पे वो सबसे छोटी साइज भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी साइज भी पूछ सकता है, उसका कितना व्यास होता है, ये व्यास है बेटा, व्यास वो भी पूछ सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे सर बैक्टीरिया है, हम ये कहेंगे कि माइकोप्लाज्मा है, हम कहेंगे प्रोटिस्टा है, ये सब जो ग्रुप वाले सदस्य हैं उन सब सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनके शेप और साइज की बात की जाए तो कोशिका की शेप और साइज जो है वो अलग अलग होंगे। किसी में माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, किसी में हमने सेंटीमीटर में भी लिखा है, ठीक है, जो बड़े हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी है, और उसका भी कुछ लिख के रखा है, शायद 7.0 माइक्रोमीटर ऐसे कुछ व्यास लिख के रखा होगा, वो भी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सर ये साइज वाली बात थी जहां पे रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक और इन सब ने मिलकर कुछ काम किया था, और उस काम के जरिए जो भी चीजें हैं वो आज हमें पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है। उसके अलावा ये माइकोप्लाज्मा जो है उनके साइज और शेप की बात कर रहे थे। इन सब साइज और शेप के बाद में हमने कहा कि एंगस्ट्रॉम है, उसको तोड़ा फोड़ा जाए तो हमारे पास में कितना क्या कुछ रहेगा, ये सब चीजें हमने बिल्कुल डिटेल में स्टडी की। अब अगला जो टॉपिक है बेटा उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले आप एक बार ये सब जो चीजें हैं वो एक बार उतार लो ताकि आपको वो याद रहे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहे, किसमें क्या बोला है मास्टर ने, किसका क्या नाम बोला है। बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन पीपीएलओ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, माइकोप्लाज्मा के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन छोटी चीजों से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, लाइन टू लाइन पूछ ले वो है। तो आप एक बार इसको देख लो फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ।
चलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा ये सब चीजें, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं अपन। इसका नाम क्या है? कोशिका सिद्धांत। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? कोशिका सिद्धांत। देखो बेटा, आप जब पढ़ते हो तो आपके पास में कुछ कुछ टूल्स होनी चाहिए, कुछ चाबियां होनी चाहिए, कुछ कीज होनी चाहिए कि हमें किस रेफरेंस में पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इसके अगले वाला होगा, उसको कैसे रीड करना है और कहां तक अपने को रीड करके उसको कैसे रिलेशन में बांटना है, ताकि अगले वाली जो चीज है जहां पे आपको रिलेशन बनाना है वहां पे वो चीज सब समझ में आए कि इसके बाद में ये योजक कड़ी, जिसको बोलते हैं ना आप इवोल्यूशन के अंदर योजक कड़ियां। योजक कड़ियां मतलब एक ऐसा हिस्सा जो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़े, उसके बीच वाला हिस्सा। तो हम ये कहेंगे कि योजक कड़ियों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। चलो, तो कोशिका सिद्धांत क्या है बेटा? देखो, हर एक बंदे ने अपना अपना मत दिया। कोशिका की खोज के बाद में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने बारे में बताया कि ये कोशिका ऐसी होनी चाहिए या ये कोशिका ऐसी होनी चाहिए, भाई संतोषी ऐसी है, वैसी है, संतोषी पता नहीं कैसी है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में ये पता नहीं था कि कहाँ कैसी है। तो हमने ये कहा कि सर कोशिका सिद्धांत जो था, किताब ने एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट कहा कि कोशिका सिद्धांत जो था ना 1838 और 1839 की एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही अच्छी सी कहानी। एक ऐसी कहानी है जहां दो साइंटिस्टों ने मिलकर एक ही चीज पर बात की थी, जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे और जिनका मकसद जो था वो एक ही था। हाँ, हालांकि उनको बाद में ये रहा कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक ही पॉइंट पर बात कर रहे थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग बात कैसे की। एक ने बात की, एक जो साइंटिस्ट थे, मैं जैसे थियोडोर स्वान है, ठीक है, और हम अगर साइंटिस्टों की बात करें ना बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट है वो दो साइंटिस्टों के बेस पे है। और उन दो साइंटिस्टों की अगर बात की जाए तो हमारे पास में एक तो है स्वान, थियोडोर स्वान की बात करें, और एक है मेलियस। और मैं स्वान वाली ट्रिक जो है वो तुम्हें बता देता हूं। मेलियस नहीं है, स्लाइडेन। स्लाइडेन और स्वान की बात करें, थोड़ा सा मेरा दिमाग से स्लिप हो गया। स्लाइडेन और स्वान, मैं इसको कैसे याद रखता हूं वो आपको बता देता हूं ताकि आप भी याद रखो। बेटा, स्वान जो होता है ना वो कुत्ते का पर्यायवाची है, क्योंकि कुत्ता क्या है? जीव है। इसका मतलब डायरेक्ट संबंध ये हो गया कि स्वान जो, देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, बट आप ये मान के चलो कि जो मैं बता रहा हूं उससे आपको चीज याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। उसके लिए मैं कहूंगा कि जो स्वान जो थे, इन्होंने जीव कोशिका जो है उसके ऊपर अध्ययन किया, और मैं ये कहूं कि स्लाइडिंग जो है उन्होंने पौधों पर अध्ययन किया। आप ये भी कह सकते हो कि सर जो स्वान है इन्होंने फोना पर अध्ययन किया। फोना मतलब ये तुम्हारा वो फोना नहीं जिसके अंदर तुम बात करते हो, फोना, ठीक है। और जो स्लाइडेन है इन्होंने फ्लोरा पर अध्ययन किया। फ्लोरा यानी प्लांट और फोना यानी जीव, इन दोनों ने अध्ययन किया और एक कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों ने अध्ययन किया और कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 अपन लिखेंगे। क्या दिया वो तो उन पॉइंटों में आ ही जाएगा, लेकिन इनकी एक छोटी सी कमी रह गई, और वो कमी क्या थी बेटा जी? कमी ये थी कि ये नहीं बता पाए कि नई जो सेल है वो कैसे बनेगी, की उत्पत्ति कैसे होगी। और भाई साहब यही इनकी कमी रह गई कि अगर नई सेल की उत्पत्ति के बारे में ये नहीं बता पाए
तो कोशिका सिद्धांत आधा अधूरा सा रह गया। फिर सपने पूरे नहीं हुए, आधे अधूरे से रह गए, टूट गया कुछ। अच्छा, उस टूटने वाली चीजों को सही करना है। हमने कहा कि नई सेल है, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी ये बता नहीं पाए थे। तो नई सेल की उत्पत्ति अगर ये नहीं बता पाए हैं तो क्या किया फिर इन्होंने तो कुछ नहीं किया। एक और साइंटिस्ट ने हिस्सा ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, जिसका नाम था रोडोल्फ विर्चो। और विर्चो भाई साहब ने सेलुला ओमनी सेलुला ये एक थ्योरी थी बेटा। थ्योरी कुछ नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ इतना सा बताती है कि नई कोशिका का उत्पन्न कैसे हुआ था। और ये थ्योरी में क्या है कि जो सेल है ना, उसी से नई सेल का जन्म हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ओमनी सेलुला ये एक वर्ड है जो उन्होंने दिया था। रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है ना, वो पुरानी वाली कोशिकाओं से होती है। उन्हीं में जो है वो जनन की कैपेसिटी या जनन क्षम होती है। उसी से फिर क्या होगा, एक नई कोशिका का निर्माण होगी। तो तुम ये जानते हो कि जब संरचनात्मक और क्रियात्मक की बात भाई साहब ने की होगी ना, तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट बना है जहां हमें ये पता चलता है कि ये जनन क्षम भी होनी चाहिए। इसलिए जो आज मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जनन क्षम, चयनात्मक, पारगम्य, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे, सेल बोलेंगे। ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है, ये पूरी की पूरी जो परिभाषा है वो एक सेल की परिभाषा है, जो कि एक अच्छे से सेल को रिप्रेजेंट करती है, ताकि हम उस सेल के बारे में अच्छा जान सकें या सेल क्या होती है उसके बारे में हमें पता चल सके। तो हमने कहा कि स्लाइडेन और स्वान जो था, स्वान को मैं याद रख लूंगा खाली, बस कुत्ते का जो पर्यायवाची है उन्होंने एक जीव यानी कि जिसे हम फोना कहेंगे उस पर एक्सपेरिमेंट किया और सेल सिद्धांत दिया। और यहाँ स्लाइडेन ने अपने जो पौधे हैं उन पे अध्ययन किया और उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। लेकिन इन दोनों की जो कुछ कमी है, सिद्धांत क्या दिया वो मैं 1 बाय 1 लिखूंगा, लेकिन इन दोनों की जो एक कमी रह गई थी, वो कमी क्या थी कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का उत्पन्न होना कैसे होता है, वो नई कोशिका कैसे बनती है। तो उस नई कोशिका को कैसे बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रोडोल्फ विर्चो ने बताया। और रोडोल्फ विर्चो ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम सेलुला ओमनी सेलुला रखा गया। और उसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी वाली कोशिकाओं से ही हुआ है। तो इन सब चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको इतना शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको एनसीईआरटी से जब पढ़ो ना तो आपको बिल्कुल समझ में आए कि यार ये कॉन्सेप्ट यहाँ था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ था, इस लाइन के बारे में मास्टर ने ये कहा था, और हमें क्या याद रखना है ताकि वो एग्जाम में अच्छे से आपकी काम आ सके। चलो लिखो, लिखा जाए तो आज चलो अब लिखते हैं कोशिका सिद्धांत। पहली बात वही जननक्षम, चयनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सेल है पहली बात। दूसरी बात रोडोल्फ विर्चो भाई साहब ने जो बताई थी उसकी बात कर लेते हैं कि नई सेल की जो उत्पत्ति है पुरानी वाली सेल से होती है। एक चीज मुझे याद आ गई, वहां मैंने पीपीएलओ का तुम्हें साइज नहीं बताया शायद, तो 0.1 माइक्रोमीटर का जो साइज है वो उसका होगा। देखो किताब जो है ना एनसीईआरटी, वो दो चीजें लिखती है कि नई कोशिका जो है वो पुरानी वाली कोशिका से उत्पत्ति होती है। दूसरी है कि सभी जो जीव हैं वो कोशिका
और कोशिका उत्पाद से मिलकर बनते हैं। देखो, अगर मैं किताब की बात करूं तो एनसीईआरटी ये 2 लाइनें बताती है। पहली लाइन में तो ये लिखा हुआ है कि सभी जीव कोशिकाओं उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। दूसरी में ये लिखा हुआ है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी वाली कोशिकाओं से होती है। लेकिन हम अगर हायर बुक की बात करें, जैसे तुम में से कोई उठा ले यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल में तो पहली लाइन ही लिखा हुआ, शायद मिल जाए तुम्हें कि चयनात्मक और ये संरचनात्मक क्रिया है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जननक्षम, चयनात्मक और संरचनात्मक अगर इकाई की बात की जाए तो वो क्या है? कोशिका है। और ये कोशिका सिद्धांत की पहली लाइन के अंदर इंक्लूड हो सकता है। और इसकी अगर बात की जाए, दूसरी की बात की जाए, तो नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो पहले वाली या पुरानी वाली जो कोशिकाएं हैं उनसे होती है। और थर्ड जो बात है कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। और इनके साथ साथ में मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि पीपीएलओ का साइज क्या है। बेटा मैं भूल गया था शायद बताना, बातों बातों में कहीं दिमाग से निकल गया होगा। अभी वो साइज वाली बात ध्यान आई तो ये कोशिका सिद्धांत की मोस्ट कॉमन लाइनें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हें लिख के आनी है अगर एग्जाम में पूछे तो। और बाकी अगर ऑब्जेक्टिव है तब तुम्हें इन सब चीजों को याद रखना है कि इनको आंसर उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम उसका आंसर किस रेफरेंस में देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और लिख लो। उसके बाद में हम कुछ और बात कर लेते हैं। लिखो, क्या हुआ? ब्लर हो गया क्या बेटा? देखो एक बार अगर ब्लर हो गया। अब लिख लो इसको। अगली बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात। बेटा कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। छोटी सी बात बताता हूं, कैरियोट का मतलब क्या है? केंद्रक। और यहां पे भी कैरियोट जो लिखा हुआ है वो किसको डिनोट करेगा? केंद्रक का। प्रो या प्री की मैं बात करूं ना तो यहां प्रीमिटिव की बात हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर आप प्रिमिटिव की बात कर रहे हो तो ये प्राक है, मतलब अभी इतनी मैच्योर नहीं है, प्राक कोशिका। और ये वेल डेवलप है। बेटा वेल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि सर यहां जितने भी जो ऑर्गन हैं उनके पास में एक आवरण नहीं होगा, जबकि यहां एक आवरण उपस्थित होगा बेटा। जैसे केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, और सभी कोशिकाओं के अंदर झिल्लियां जो बनी हुई होती है उन सब की बातें करेंगे कि झिल्लियां उपस्थित होती है और उन झिल्लियों के जरिए है ना इन सबकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रूप में पहचान होती है। 1 मिनट। चलो दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुनो एक बार। हमने कहा आवरण की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल के प्रकार हैं उनकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो दोनों में ही झिल्लियां नहीं रखते। जैसे मैं अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं की बात करूं
तो झिल्ली रहित जो कोशिकांग है, कौन है? राइबोसोम। अच्छा, पाया जाना किधर है बेटा? साइटोप्लाज्म में तो होता ही है। वहां तो क्या दो तीन जगह और भी हो सकता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसको या लवक बोल देंगे या फिर हरित लवक बोल दो, सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कह दो, इनमें भी हो सकता है भाई। क्लोरोप्लास्ट, सूत्रकणिका, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा आप केंद्रक भी कह लो, कहां दिक्कत है? केंद्रक एक बार रहने दो, बाद में बात कर लेंगे उससे। इनके पास में भी अपना एक राइबोसोम होता है। और राइबोसोम की अगर बात की जाए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे? इसके अलावा एक और चीज है ना बेटा, अंतःपर्दवी जालिका, उसको कैसे भूल सकते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एक और बात की जाए कि मैं अगर यूकेरियोटिक की कर रहा हूं तो तारक जो मेहता है, तारक मेहता नहीं रहे, तारक काय, वो केवल और केवल कहां उपस्थित होगा? यूकेरियोटिक में। क्यों? क्योंकि सेल के डिवीजन में काम आता है। सेल के डिवीजन में कार्य करेगा। तो तारक काय कहां होगा? ठीक है, ये भी पता है। यूकेरियोटिक क्या है ये भी पता है। और यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में जो झिल्ली रहित कोशिकांग है वो राइबोसोम है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, या साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, यहाँ तो है ही। और उसके अलावा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपर्दवी जालिका में भी उपस्थित होगा। कैसे कैसे, कहां कहां, क्या क्या उपस्थित होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल है वो केंद्र का प्रिमिटिव है और आवरण नहीं पाया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, अगर मैं ग्रुप को डिवाइड कर दूं तो मोनेरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा कौन से बड़े बड़े प्रोकैरियोटिक में। और अगर ग्रुप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो प्रोटिस्टा से स्टार्ट होता है यूकेरियोटिक, भाई साहब यहां से। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर जो यूकेरियोट है, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेल्स जो है, कहां उपस्थित होंगे? वो प्रोटिस्टा में उपस्थित होंगे। ये इसका एक मोस्ट कॉमन करेक्टर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना बेटा। ये स्टार पॉइंट है और बाकी सारे स्टार तो तुम्हारे सामने ही। हाँ, सारे स्टार ही हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, लिखो। आज की क्लास काफी है मेरे ख्याल से इतनी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रूटीन बनाइए, हैबिट बनाइए, ताकि आप मेरे वीडियो को देख सकें। और बेटा अगर आपको अच्छा लगे, ये नहीं कहूंगा कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर जगह तक पहुंच सकूं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जान सकूं और उनको सॉर्ट आउट कर सकूं, ताकि हमारा एक एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर अपन वाकई पढ़ें। और मेरा मकसद, जो सेलेक्टेबल बच्चा है वो तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं होने की कगार पे है उसके कॉन्सेप्ट इतने टाइट करने हैं मुझे, ताकि वो फर्स्ट बार जब भी एग्जाम दे तो उस एग्जाम में अपने आप को सेलेक्ट करवा सके, और उस सिलेक्शन की उसको उस वक्त इतनी ज्यादा खुशी हो जिसमें ये जितनी भी जो चीजें हैं जो आप मेहनत कर रहे हो, जो 11th में है, जो 12th में है, 2 साल आपको लगेगा तो ऐसे कि हाँ बस पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा क्यों है, मास्टर क्यों बता रहा है। लेकिन बेटा अगर ढंग से पढ़ लिए ना, तो वो कहते हैं ना कि आपको मेहनत जिंदगी में एक बार करनी पड़ेगी।
वो इस साल नहीं तो अगली साल, अगली साल नहीं तो अगली साल, अगली साल नहीं तो उसके अगली साल, जिस भी फील्ड में आपको जाना है 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो फील्ड सक्सेस होगा। और 1 से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी रखो कि वो 1 साल में आपको सक्सेस हो जाए और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सको, आपके सपने आपको प्राप्त कर सके। इसलिए मेरी ढेर सारी विशेष हैं आपके साथ में, और आप अपने सपनों को इतना ज्यादा बेस्ट बनाओ कि आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ 12th के साथ में ही। और ऐसा अपन पढ़ेंगे, ऐसा अपन करेंगे भी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और अपने इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकें और ताकि बहुत सारे बच्चों का अपना एक सपना पूरा साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ में, इसके अगले वाले पोर्शन के बाद में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अपन। धन्यवाद।